हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकता है। इसमें जो हम क्वेश्चन बताएंगे इससे पूरा बुक का रिवीजन हो जाएगा। जैसे तुम्हारा 14-15 चैप्टर है तो इसमें हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। और इसको सब कोई अपना एक फ्रेंड के साथ शेयर करेगा और अपना व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा देगा ताकि सब कोई देख सके। और इसको स्कूल का ग्रुप में भी शेयर कर देना। चलो देखो इधर 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखना। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने वाला है नहीं। आगे देखो, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति है सी पर। सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर। निम्न में से सबसे अधिक प्रकाश कहाँ चलता है? मतलब प्रकाश सबसे तेज गति से कहाँ चलता है? वायु में। वैसे प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है निर्वात में। याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन यहाँ निर्वात नहीं दिया है तो सबसे अधिक तेज जो चलता है प्रकाश वायु में चलता है। अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखो। एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बराबर होता है 1/, लेंस की क्षमता P। तो 1/- 4 करेंगे जब तो आएगा -0.25 आएगा। ये देखो दिया है, मीटर में होगा आंसर, तो -0.25 मीटर। अब आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या है? फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, कम लाइट में फैल जाता है, अधिक लाइट में सिकुड़ जाता है। तो ये सिलियरी मांसपेशी के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। याद रखना, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं और दूरदृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। और हम लोग का आंख जो है, मानव नेत्र जो है, उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे, अब क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ये देखो 4 नंबर में ओम है। अब अगला क्वेश्चन देखो, टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? टंगस्टन जो है ये विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार रहता है। ये जो पहले बल्ब आता था 10 रुपया वाला, उसके बाद आ गया एलईडी, उसके बाद आ गया सीएफएल। तो ये जो बल्ब आता था सस्ता वाला, उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता था। तो विद्युत बल्ब होगा इसका आंसर। चलो देखो यहाँ पे, देखो बी नंबर ऑप्शन दिया है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, बिजली के बल्ब। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। देखो चुंबक ये है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो यहाँ लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? परम ऊर्जा का स्रोत क्या है? परम माने जो कभी खत्म ना हो जाए। तो हम लोग के लिए सौर ऊर्जा। इसको ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा। और इसको परम ऊर्जा का स्रोत भी बोलते हैं क्योंकि सूर्य का ऊर्जा से ही पेड़ पौधे होता है, फिर उसको शाकाहारी जीव खाता है, फिर उसको मांसाहारी जीव खाता है। इसलिए परम ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। रासायनिक समीकरण हम किस नियम से संतुलित करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे इधर अभिकारक है और इधर उत्पाद है, दोनों में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको हम लोग कैसे संतुलित करते हैं? तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम 1 नंबर है। आगे देखो, Fe + CuSO4, Fe + CuSO4 ये बन जाता है FeSO4 + Cu। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है
दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। इसमें एक का ताकतवर होना जरूरी है। चलो अब आगे देखो। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक कहां पे होगा? जठर रस में, जो हमारे आंत में पाया जाता है, उसी में हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन आयन को H+ बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, टोटल 30 क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। अगला देखो, पदार्थ ABCD, 4 को पदार्थ है ABCD। A का pH है 5, B का है 8, C का है 10, D का है 13। तो कौन पदार्थ अम्ल है? देखो ये है pH स्केल, इसका परास होता है 0 से 14 तक। यहाँ 7 से कम जो होता है ये होता है अम्लीय, और 7 से अधिक जो होता है ये होता है क्षारीय, और 7 जो होता है ये होता है उदासीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन अम्ल है? अम्ल क्या होगा? 7 से कम। 7 से कम कौन है? 5 है। 5 मतलब A, तो A पदार्थ अम्लीय है। हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखो, निम्न में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे खाने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaSCO3। इसका प्रयोग करते हैं एंटी एसिड के रूप में, मतलब पेट की अम्लता दूर करने में, और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। चलो आगे देखो, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ये सही है। अब आगे देखो, नीचे दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस? उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस, जिसका घर पूर्ण है, उसी बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। तो कौन है? ये 11 है, नहीं होगा। ये 17 है, नहीं होगा। ये हो जाएगा। देखो 2, 8 मतलब 10 आता है नियॉन, जैसे हेमा, नीलम और कैटरीना सिनेमा की रानी। हीलियम 2, नियॉन 10, ये 18। ये सब जो है उत्कृष्ट गैस का नोबल विन्यास है। तो यहाँ 10 है किसका? नियॉन का। तो यही हो जाएगा आंसर। चलो आगे देखो 18 नंबर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या पूछा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसी को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो पहले, सबसे पहले होता है एल्केन, ALKANE। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। फिर आता है एल्कीन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। फिर आता है एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यही दोनों आएगा, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ ऑप्शन से बनेगा ये, क्योंकि एल्केन एल्कीन कुछ भी हो सकता है दोनों में। तो ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में देखो क्या है, यहाँ देखो ऑप्शन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ऑप्शन 4 को दिया है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये तो मीथेन है, संतृप्त हो जाएगा। ये इथेन है, ये ब्यूटेन है, तो ये हो जाएगा। देखो कार्बन 2 को है, हाइड्रोजन 2 को है, लगा दिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 1 4 3 1 4। तो ये असंतृप्त कार्बन है, और ये इथाइन का नाम है। तो ये हो गया आंसर पूरा। HCHO में कौन क्रियात्मक समूह है? माने फंक्शनल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। तो ये जो CHO है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ओह सॉरी, यहाँ है एल्डिहाइड, C नंबर। अब आगे, नीचे दिए गए तत्व में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर है? ये थोड़ा क्वेश्चन जो है सोचने समझने वाला है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं लोग। इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो क्या लिखा है, लिथियम। पहले इसका परमाणु संख्या हमको जानना पड़ेगा। तो लिथियम का होता है Li3, इसका सिंबल होता है लास्ट में 1। अब 1 किस में आएगा? यहाँ देखो, मैग्नीशियम में नहीं आएगा, कैल्शियम में नहीं आएगा, पोटासियम में आएगा। पोटासियम K19 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s 6 2 8 2 10 2 12 6 18 1 19 4s1 आया। तो ये इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा। मतलब पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये लिथियम के बराबर होगा। चलो आगे,
अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, जिस तरह इसकी आकृति होती है, इसमें पोषण जो होता है प्राणी समभोजी होता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जो है प्राइवेट का विखंडन होता है, किसके द्वारा होता है इसमें विखंडन? तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आगे 30 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। चलो देखो इसको बढ़िया से। निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचयन का नियमन करता है? तो इसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? गलकंड बीमारी हो जाता है। मानव में सभी अनैच्छिक क्रिया कहां से नियंत्रित होती है? ये मेडुला से होता है। चलो अब आगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये जो जनन है, ये जो चित्र दिख रहा है, इसमें जो जनन है किस विधि द्वारा होता है? तो ये अलैंगिक जनन है। और ये जो है क्या है? प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन होता है। इसका एक शरीर को तोड़ देते हैं, जितना टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है। तो ये प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन है, और इस विधि को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। आगे, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में निषेचन होगा फेलोपियन नलिका, यहाँ नहीं है, अंडवाहिका भी नाम है इसका, फेलोपियन नलिका। इसको डिम्ब वाहिनी नली भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसका। तो यहीं पे मानव मादा में निषेचन होता है आंतरिक। अगला, अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, देखो यहाँ क्या है। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो जीव में गुण कहां से प्रभावित होता है? तो माता और पिता दोनों से। हम लोग पढ़े हैं आनुवांशिक वाला चैप्टर से, माता पिता दोनों को डीएनए मिलेगा तो बच्चा में वही डीएनए चल जाएगा। नाभिकीय विद्युत संयंत्र माने न्यूक्लियर सब स्टेशन में किसका प्रयोग होता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिक जब टूटता है तो इसी से एनर्जी उत्पन्न होता है। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर प्रकाश, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है केवल 1% जो है ऑक्सीजन का प्रयोग पेड़ पौधे करता है, सौर ऊर्जा का। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। देखो ये क्वेश्चन का आंसर जो है अलग अलग हो सकता है, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है। देखो होता क्या है, वास्तविक आंसर क्या होगा? देखो यहाँ, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग पर्यावरण के लिए अच्छा है? थर्मोकोल का प्रयोग ये सही नहीं है, प्लास्टिक का प्रयोग सही नहीं है। इन दोनों में क्या होगा? कागज का प्रयोग भी सही नहीं है, क्योंकि कागज का प्रयोग हम लोग ज्यादा करेंगे, ज्यादा पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा। इसलिए सबसे सही है मिट्टी के डिस्पोजल का प्रयोग। तो थैंक यू, पूरा कंप्लीट हो गया पूरा। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किसी सेट में 40 क्वेश्चन भी रहेगा।